हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसे कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति के नाम से जानते हैं, ठीक है। हम लोग कोऑर्डिनेट का मतलब ऐसे समझिए कि जैसे हम लोग कहते हैं कि आप लोग कोऑर्डिनेशन बना के चलिए। इसका मतलब क्या है कि आप एक दूसरे के साथ तालमेल मेल मिलाप करके चलिए, ठीक है। और ज्योमेट्री का मतलब तो आप जानते ही हैं, जिसको हम लोग हिंदी में मापन बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग मापना बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इस वीडियो में इसके इंट्रोडक्शन को और इसके क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से लगाएंगे, इसके कुछ हम लोग फार्मूलों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि कुछ लाइंस होती हैं जिसमें से कि आप एक वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में जानते होंगे। अगर हम इस तरीके से लाइन बनाएं, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्षैतिज रेखा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसी तरीके से हम लोग एक और रेखा बनाएं जो इसके साथ कितने अंश का कोण बना दे, 90 अंश का कोण बनाए, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर ये रेखा इसके साथ 90 अंश का कोण बना रही थी। इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोल देंगे वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, ठीक है। जिसमें हम लोग क्षैतिज रेखा को एक्स एक्सिस बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पे ये जो दोनों का कटान है, ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, जिसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं इस पॉइंट को। तो इसके साथ इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इधर भी बनेगा और इधर भी बनेगा। अगर सबको जोड़ दे तो ये 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इस पे कुछ हम लोग यूनिट डिजिट ले लेते हैं, जैसे कि इनके बीच की दूरी हर जगह बराबर होनी चाहिए। जैसे एक्स एक्सिस पर 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरीके से हम लोग बनाते हुए अनंत तक जा सकते हैं, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। उसी तरीके से वाई एक्सिस पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर भी हम लोग इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। अगर इधर आते हैं तो -1, -2, -3, -4 बोलेंगे। जबकि अगर आप ओरिजिन से लेफ्ट साइड में आएंगे तो इसको हम लोग एक्स डैश नाम देते हैं। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एक्स डैश। और नीचे आते हैं तो इसको हम लोग नाम देते हैं वाई डैश, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस इस तरीके से है, जिसको हम लोग क्षैतिज रेखा भी बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोल सकते हैं, और इस वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वाई एक्सिस बोल सकते हैं। और जो दोनों एक दूसरे जिस बिंदु पर काटे हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ओरिजिन पॉइंट। इसको हम लोग मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। हम लोग क्या लिख सकते हैं, मूल बिंदु, मूल बिंदु, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे ओरिजिन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि मूल बिंदु पर एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की दूरी कितने के बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। कितने के बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। अब हम लोग करते क्या हैं कि इसको, ये देखिए, ये 4 भागों में बटा हुआ है। इसको हम लोग अपने समझने के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलेंगे हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता क्या है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं, एक्स के बाद वाई आता है, ठीक है। तो सभी कोऑर्डिनेट में हम लोग देखेंगे कि एक्स के बाद वाई ही आएगा, ठीक है। ये हम लोग क्यों लिख रहे हैं, ये हम लोग इसलिए लिख रहे हैं कि हम लोग बता पाएँ कि इस क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू क्या क्या होगी, ठीक है। इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट को और नीचे लिख दे रहे हैं। चलिए समझिएगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ से अगर आप राइट साइड में जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। इससे अगर ऊपर जाएंगे तो वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ऊपर अगर जाना है सेकेंड क्वाड्रेंट में तो इसमें भी वैल्यू पॉजिटिव होगी। कहने का मतलब है कि आप अगर एक्स एक्सिस पे जाते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, वाई एक्सिस पर जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव होगी। जबकि अगर आप लेफ्ट साइड में आएंगे तो वैल्यू क्या होने लगेगी, निगेटिव होगी, ठीक है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो इधर जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। अगर वाई एक्सिस पर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो इसमें वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, ठीक है। तो अगर आप नीचे जाते हैं तो इसमें वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। और इसमें भी अगर आप नीचे जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी,
निगेटिव। चलिए, तो मूल बिंदु जो ओरिजिन है आप इसको याद रखिएगा, हम लोग इसको इधर बना लेते हैं। अगर आप इधर जाते हैं नीचे की तरफ तो इधर भी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव, और अगर आप एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स की तरफ जाएंगे तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, इसलिए इसको प्लस लिख लिया। ठीक है, और y की तरफ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ही ऊपर जाना है, इसका मतलब इसकी भी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों पॉजिटिव होती है। ठीक है, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो पहले x पर दूरी मापना है। x पर दूरी मापने का मतलब आप मूल बिंदु से लेफ्ट साइड में आएंगे, और लेफ्ट साइड में आने का मतलब वैल्यू क्या है, निगेटिव, तो इसको लिख लेंगे माइनस, और y एक्सिस के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव। उसी तरीके से इसकी अगर बात करें तो x की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। अब देखिए, इधर आएंगे तो वैल्यू निगेटिव, और y की तरफ जाना है मतलब नीचे जाएंगे तो इसकी वैल्यू निगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस की तरफ इधर जाएंगे, मतलब x की वैल्यू प्लस हो जाएगी, और y की वैल्यू के लिए नीचे आना पड़ेगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव हो जाएगी। तो इतना क्लियर हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम लोग प्लस प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट को माइनस प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट को माइनस माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट को प्लस माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर आपको कोई पॉइंट दे दिया जाए, ठीक है, अगर हमने आपको कोई पॉइंट दे दिया ए, जिसका हम लोगों ने 2,3 लिख दिया, ठीक है, अगर कोई पॉइंट दे दिया जाए 2,3 और आपसे पूछा जाए कि ये किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आप देखेंगे कि इसमें पहले आप जिसको भी लिखेंगे वो x माना जाएगा और बाद में y माना जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और समझ लीजिए, इधर बता देते हैं। x को और y को एक हम लोग नाम देते हैं, जिसमें x को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अब्सीसा, और y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। हिंदी में इसी को हम लोग भुज के नाम से जानते हैं, और इसको ऑर्डिनेट को हम लोग कोटि के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम दोनों के बच्चे इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो कि भुज क्या होता है, तो अब सीखा, और इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट, जिसको हम लोग हिंदी में कोटि के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आप समझिएगा, तो इसमें ये अब्सीसा हो गया और ये क्या है, ऑर्डिनेट है। तो अब्सीसा है 2, इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पर दूरी कैसे मापेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि इस पे देखेंगे कि एक्स एक्सिस पर 2 दूरी मापना है। आप देखिए, एक्स एक्सिस पर 2 दूरी, 1 और 2, इसका मतलब ये वाई एक्सिस से दूरी हमें मिल रही है क्या, ठीक है, ये वाई एक्सिस से दूरी मिल रही है, यहाँ हमने 2 ले लिया। y पर 3 होना चाहिए, इसका मतलब y एक्सिस पर 3 होना चाहिए। और देखिए, तो अगर इस 2 से एक पैरेलल लाइन खींचे, किस एक्सिस के, y एक्सिस के तरफ, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये y एक्सिस से उतनी दूरी है, और 3 से हम लोग इधर अगर लाइन खींचें तो दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटेंगी, जिसको हमने a नाम दिया, और इसको हम लोग लिख लेंगे, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,3। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें कोई बी पॉइंट दे दिया जाए जिसको 3,4 से दर्शाना हो, तो ये हम लोग बताए थे कि अभी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। आप इसको चेक करिए तो ये भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि इसकी भी वैल्यू प्लस है और इसकी भी वैल्यू प्लस है, तो ये भी हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोल सकते हैं। डायरेक्ट देख करके बता सकते हैं कि कौन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और कौन सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। चलिए, अगर सी पॉइंट की बात करें तो अगर कह दे -5,7 रहता तो एक्स एक्सिस की वैल्यू निगेटिव है, वाई एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव है, और ये देखिए तो माइनस और प्लस किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब आप डायरेक्ट देख करके बता सकते हैं, अगर डी पॉइंट ले लिया जाए, जैसे कि हमने ले लिया 5,-7। अब आप खुद बताइए, इसको बताने के लिए देखेंगे कि एक्स एक्सिस पर मापी गई दूरी हमारी क्या है, पॉजिटिव है, वाई एक्सिस पर मापी गई दूरी निगेटिव है। आप देखिए तो किस कोऑर्डिनेट में प्लस और उसके बाद माइनस आ रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में एक एक्स की वैल्यू प्लस आ रही है और वाई की वैल्यू निगेटिव आ रही है। इसका मतलब ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। इसी तरीके से एक पॉइंट और ले लेते हैं जिसको हम लोग ई से नाम देते हैं, और इसमें कह दें कि -3, -8 अगर आपको दर्शाना हो कि कहाँ पर होगा,
तो कह सकते हैं कि ये हमारा माइनस है, x की वैल्यू y की वैल्यू माइनस है, इसका मतलब माइनस माइनस किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। इसको हम लोग लिख लेंगे ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, जब इतना क्लियर हुआ तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालने का एक फार्मूला होता है, जिसको हम लोग डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग दूरी सूत्र बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। तो हम लोग अब पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे दूरी सूत्र। ठीक है, इसका प्रयोग कब करेंगे, जब दो बिंदु हमको दिए रहें और उनके बीच की डिस्टेंस हमको निकालनी होगी। जैसे कि मान लेते हैं एक पॉइंट हमको दे दिया जाए P और दूसरा पॉइंट दे दिया जाए Q और कहा जाए कि इसके बीच की दूरी बताइए। अगर इसके निर्देशांक x1, y1 मान लें और इसके निर्देशांक को x2, y2 मान लें, तो अगर इनको मिलाएंगे तो PQ के बीच, मतलब P से Q के बीच की दूरी हमको बतानी है कितने के बराबर होगी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं PQ बराबर, फार्मूला होता है दूरी सूत्र का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। या आप इसी को लिख सकते हैं x1 में से x2 घटाइए या x2 में से x1 घटाइए, वो आपस में बराबर होगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे अगर माइनस भी आएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फार्मूला हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि एक दूसरा फार्मूला होता है। ठीक है, इसे मिटा देते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा फार्मूला। अब हम लोग देखेंगे कि अगर मूल बिंदु से कहा जाए कि किसी बिंदु के बीच की दूरी बताइए, किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी बताइए, तो अभी हमने देखा था, तो इसका सूत्र लिख लेंगे। किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी को निकालने का सूत्र क्या होगा। जैसे कि मान लेते हैं हमने देखा था कि इसको x एक्सिस नाम दिए थे, इसको y एक्सिस नाम दिए थे। इस पर कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। y एक्सिस पर भी कुछ हम लोग ले लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और यहाँ पे ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है। ठीक है, और कोई पॉइंट ले लिया जिसका निर्देशांक हमने मान लिया कि अपने समझने के लिए यहाँ पर है वो पॉइंट, इसको हमने नाम दे दिया P। ठीक है, और कहा जाए कि इसका निर्देशांक अगर 3, 4 है, क्योंकि ये x अक्ष से 3 दूरी पर है, y अक्ष से 4 दूरी पर है, इसको निकालने के लिए हम लोग कौन से फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो ये क्लियर हो गया है, इसे मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे कि मूल बिंदु से किसी दूसरे दिए गए बिंदु के बीच की दूरी, अगर इसके निर्देशांक को हम लोग x, y माने तो इसका फार्मूला हो जाएगा मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला। तो इसको हम लोग बोलेंगे ओरिजिन से उस पॉइंट P के बीच की दूरी बताइए। ठीक है, तो इससे इसको क्या करना पड़ेगा, हमको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो कहेंगे OP के बीच की दूरी हो जाएगी √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब ये फार्मूला कैसे आता है, तो हम लोग देखेंगे कि अगर इसको इससे मिला दिया जाए, इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए, तो देखेंगे कि ये मूल बिंदु से इसकी दूरी कितनी है। तो x अक्ष पे जो दूरी होगी वही इसके बीच की दूरी होगी। तो ये देखेंगे ये 3 के बराबर हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितने के बराबर हो जाएगी, 3 के बराबर हो जाएगी। और इस दूरी को हम लोग देखेंगे तो ये 4 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम लोग देखेंगे कि अगर इसका नाम दे देते हैं OP, इसका हमने नाम दे दिया Q, तो देखेंगे कि OPQ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, जिसमें ये OP उसका क्या बोला जाएगा, हाइपोटेनस बोला जाएगा, जिसको हम लोग हिंदी में कर्ण के नाम से जानते हैं। तो OP निकालने के लिए हम लोग एक और फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल OPQ कैसा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, लिख लेते हैं। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ठीक है, लिख सकते हैं। तो अब बताइए, तो ये परपेंडिकुलर ये है क्या, ये हमारा
बेस है क्या, और ये हमारा हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस ही निकालना है, तो लिखेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितने के बराबर, तो लिख लेंगे 4 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 3 का स्क्वायर, लिख लेंगे 4 का स्क्वायर होगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अगर इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 के बराबर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालना है, और हाइपोटेनस का स्क्वायर ना निकाल करके हम लोग को केवल हाइपोटेनस निकालना है, इसका मतलब स्क्वायर को उधर भेजना पड़ेगा। तो h की वैल्यू निकलेगी और ये हो जाएगी 25, अंडर रूट में चला जाएगा, और ये h को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, OP बोल सकते हैं, ठीक है। तो OP बराबर हमारा आया 5, ठीक है, जो भी यूनिट होगी तो 5 यूनिट लिख लेंगे। इसका मतलब अगर इसका बेस 3 सेंटीमीटर हो, अगर परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर हो, तो इस हाइपोटेनस की लंबाई कितने के बराबर आएगी, 5 यूनिट आ जाएगी। अब सेंटीमीटर में लेंगे तो सेंटीमीटर में, मीटर में लेंगे तो मीटर में माप लेंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हमने देखा कि इसको हमने x माना था, क्या इसको हमने क्या माना था, 3 को, ये x अक्ष पे मापी गई दूरी थी, इसको हमने क्या माना था, y अक्ष पर मापी गई दूरी थी, ठीक है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं OP बराबर, ये फार्मूला भी यहाँ से हम लोग प्रूफ कर लिया, कितने का बराबर आया था, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और इस तरीके से हमने मूल बिंदु से किसी दिए गए बिंदु के बीच की दूरी को निकाल सकते हैं आसानी से इस फार्मूले से, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले फार्मूले पे। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र सेक्शन फार्मूला किसे कहेंगे, जैसे कि अगर कोई पॉइंट A और दूसरा कोई पॉइंट हमको B दिया रहे, और इसके निर्देशांक हमको पता रहे x1, y1 हो, और इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, और पॉइंट B के निर्देशांक x2, y2 हो, तो अगर इनके बीच में कहीं भी कोई एक बिंदु आ जाता है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर ही कोई बिंदु आ गया जिसको हमने P से नाम दिया, और इसके निर्देशांक को हमने x, y से रिप्रेजेंट किया, तो इस P पॉइंट जो है, ये जो P पॉइंट है, इस पूरी AB रेखा को 2 भागों में बांटेगा। ये या तो छोटा हो सकता है, या तो बड़ा हो सकता है, या बराबर भी हो सकता है, 3 केस बन सकते हैं। तो हमने देखा कि अगर इस पहले पार्ट को M1 और दूसरे पार्ट को M2 लंबाई में बांट रहा है, इसका मतलब इस दी गई रेखा को M1 रेशियो M2 के अनुपात में अगर बांट रहा है, तो इस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं पॉइंट P जिसके निर्देशांक को हमने x, y से रिप्रेजेंट किया, तो लिख सकते हैं इसके, देखेंगे M1 जो है इस x2 के साथ जाएगा, तो लिख लेंगे M1 x2 प्लस M2 इंटू x1, लिख लेंगे M2 इंटू x1 अपॉन दोनों का सम, तो M1 प्लस M2 हो जाएगा। तो ये है केवल अभी आपके x की वैल्यू, ठीक है, कॉमा y की वैल्यू अगर लिखना चाहते हैं तो सेम वही प्रोसेस, M1 इसके y2 के साथ जाएगा, तो लिख लेंगे M1 y2 प्लस M2 जाएगा y1 के साथ, तो लिख लेंगे M2 y1 अपॉन दोनों का सम M1 प्लस M2, और इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, और ये हो जाएगा y की वैल्यू, ठीक है। तो इस पॉइंट का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, निर्देशांक निकाल सकते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। ये क्लियर हुआ। ये था अंतः विभाजन का, ये 2 बिंदुओं के बीच में कहीं अगर वो विभाजन हो, अगर सेक्शन में बटे, तो उसे हम लोग इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। अगर हम लोगों ने मान लिया कि अगर ये बाह्य विभाजन की बात होती, तो बस इसी में ये सिंबल क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये सिंबल क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। तो ये हम लोग का फार्मूला बना क्या, अंतः विभाजन का, ठीक है। तो ये था अंतः विभाजन, ठीक है, अंतः विभाजन का ये फार्मूला बन गया, ठीक है। अब हम लोग इसके अगले फार्मूले को देखते हैं, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अगर हम लोगों ने देखा कि ये पॉइंट A और ये पॉइंट B था, जिसके निर्देशांक हमने x1, y1 और इसके x2, y2 लिए थे कोऑर्डिनेट, ठीक है, और इनके बीचों बीच अगर कोई पॉइंट आ जाता है, एकदम दोनों के बीचों बीच, तो ये दूरी बराबर होगी, ठीक है। तो इस केस में हम लोग करेंगे क्या कि M1 और M2 की वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगी, इसलिए इसका डायरेक्ट हम लोग P, जिसका निर्देशांक को हम लोग x, y से अगर लिखते हैं, तो लिख सकते हैं x, y
कितने के बराबर होगा, तो लिख लेंगे x1 प्लस x2/2, ठीक है, कॉमा y1 प्लस y2/2 के बराबर हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु सूत्र, इसको बोलेंगे मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट फार्मूला बोल सकते हैं, ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला, ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग इसके अगले फार्मूले को लिखते हैं। अगर मान लेते हैं हमको 3 पॉइंट दे दिए जाए, ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई पॉइंट P है जिसका निर्देशांक x1, y1 हो जाए, दूसरा पॉइंट Q जिसका निर्देशांक x2, y2 हो जाए, और तीसरा पॉइंट PQR जिसका निर्देशांक x3, y3 हो जाए, तो यहाँ से 2 केस बनेंगे कि तीनों पॉइंट या तो एक सीध में हो सकते हैं या फिर एक सीध में नहीं हो सकते हैं, ठीक है। एक सीध में होंगे तो उन्हें हम लोग संरेखी बोलेंगे, और एक सीध में नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे, एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। जैसे कि अगर मान लेते हैं पहले केस में कि अगर ये तीनों पॉइंट एक सीध में नहीं होते, तो मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ बन जाता और दूसरा पॉइंट यहाँ बन जाता, तो इससे इसको मिलाते, इससे इसको मिलाते और इससे इसको मिलाते, तो हम लोग देखते कि एक त्रिभुज बन जा रहा है, ठीक है। इस पॉइंट को हमने नाम दिया P, इसका Q और इसका हमने R नाम दे दिया, ठीक है। आप चाहें तो त्रिभुज को सीधा भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके निर्देशांक को हमने लिखा था x1, y1, इसके निर्देशांक को x2, y2 और इसके निर्देशांक को x3, y3 लिखा था अगर, तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज PQR का क्या क्षेत्रफल, एरिया निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में x1। अच्छा देखिए, x के बाद y आ रहा है, y के बाद z आ रहा है, x के बाद y, y के बाद z, z के बाद x, ठीक है। तो आप समझिएगा x1 के बाद अब हम लोग देखेंगे कि x, y, z आ रहा था, लेकिन हमने इसको x1 और इसको x2 और इसको x3 से अगर रिप्रेजेंट करें, और इसके दूसरे वाले थे जिसको y1, y2 और y3 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आसानी से इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। जैसे अगर x1 आ चुका है तो इस पूरे को छोड़ देंगे, अब इसमें देखेंगे कि x के बाद क्या आ रहा है, तो y वाले को लेंगे, तो लिख लेंगे y2, इसके बाद y3 आएगा, ठीक है, प्लस करेंगे, इसके बाद x2 आ चुका है, इसके बाद क्या लेंगे y3 माइनस y1, तो y3 माइनस y1 और प्लस x3 और क्या आएगा, तो लिख लेंगे x3 के बाद y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2 हो जाएगा। और इस तरीके से ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा कि किसी दिए गए 3 बिंदुओं को अगर एक साथ, जो कि एक सीध में ना हो, ठीक है, तो उनके क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। अगर इनका क्षेत्रफल 0 के बराबर आ जाता है, अगर इनका क्षेत्रफल 0 के बराबर आ जाता है, तो कह देंगे कि ये तीनों पॉइंट एक सीध में हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब आप लिख सकते हैं कि यदि पॉइंट संरेखी हो, ठीक है, तो संरेखी हो, इस दशा में हम लोग यहाँ से निकालेंगे एक और केस की x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 कॉमा प्लस x3 y1 माइनस y2 की वैल्यू अगर 0 के बराबर है, तो तीनों पॉइंट क्या हैं, संरेख होंगे, एक ही सीध में होंगे, ठीक है। इसका मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर उनका क्षेत्रफल 0 के बराबर है तब भी तीनों पॉइंट संरेखी होंगे, क्योंकि अगर एक सीध में होंगे तो आप बताइए, तो अगर इससे इसको मिलाएं, इससे इसको मिलाएं, तो त्रिभुज तो बनेगा नहीं, इसलिए PQR एक सीध में हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके पहले चैप्टर में हम लोग को करना क्या है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालने का फॉर्मूले का प्रयोग करना है, ठीक है, और फिर 2 बिंदुओं के बीच का एकदम मध्य बिंदु को निकालने का फार्मूले का प्रयोग करना है, ठीक है। इसके अगले एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, तो फिर किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए इन फार्मूले का प्रयोग करेंगे अगर 3 बिंदु दिए रहेंगे तो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चंस को लगाएंगे। धन्यवाद।